हमारे 4 वेदों में जाति प्रथा का उल्लेख नहीं है, 18 पुराणों में जाति प्रथा का उल्लेख नहीं है, रामायण महाभारत उपनिषद में जाति प्रथा का उल्लेख नहीं है। तो फिर जाति प्रथा बनाई किसने और जाति प्रथा क्यों शुरू हुई? अगर आप भगवान राम को देख लीजिए, चारों भाई, एक एक शब्द का नाम, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उन्होंने अपनी जाति तो कोई लगाई नहीं, जबकि थे वो क्षत्रिय। या अगर उनके पूर्वजों को देख लीजिए, राजा भरत, दशरथ, अज, नाभाग, नहुस, ययाति, अम्बरीश, अंशुमान, राजा दिलीप, किसी ने जाति नहीं लगाई। इसका मतलब भगवान राम के कार्यकाल में उस समय कोई जाति व्यवस्था थी नहीं, सबका एक एक शब्द का नाम होता था। थोड़ा उसके आगे आते हैं, अब से 5,500 साल पहले, जिसको महाभारत काल कहते हैं। महाभारत काल में भी सबका एक एक शब्द का नाम, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, एक शब्द का नाम, किसी ने अपनी जाति नहीं लिखी। 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, सबने एक एक शब्द का नाम रखा, कोई जाति नहीं, उल्लेख नहीं। कौरवों में दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कोई जाति का उल्लेख नहीं। और आगे आते हैं, जहां से जैनिज्म शुरू हुआ, बुद्धिज्म शुरू हुआ। भगवान बुद्ध, एक शब्द का नाम। भगवान महावीर, एक शब्द का नाम। 24 तीर्थंकर, एक एक शब्द का नाम, किसी में कोई जाति का उल्लेख नहीं। तो फिर ये जाति व्यवस्था हुई कैसे और जाति शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसके पहले सन 2000 साल, अब से 2000 साल पहले केवल और केवल सबके एक एक शब्द के नाम थे, दूसरा कोई शब्द था ही नहीं। हुआ ये कि जैसे जैसे संख्या बढ़ी तो लोगों को आवश्यकता इस बात की हुई कि भैया कंफ्यूजन हो जाएगा, एक ही गांव में अगर एक ही नाम का 2 व्यक्ति रहेगा तो फिर उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो तय ये हुआ कि मान लीजिए पहले एक बच्चा हुआ, उसका नाम राम रखा, बाद में दूसरा बच्चा हुआ, उसका नाम राम कुमार हो गया, तीसरा बच्चा फिर गांव में कोई पैदा हुआ, उनको भी भगवान राम के नाम पे अपने बच्चे का नाम रखना था, तो राम आश्रय हो गया। फिर कोई और बच्चा हुआ, उसको भी राम बहुत प्रिय थे, माता पिता ने बोला इसका नाम राम अचल रख देते हैं। तो इस तरीके से राम कुमार, राम आश्रय, राम अचल, रामचंद्र, ऐसे अलग अलग नाम रखते गए। तो 2 शब्दों का नाम शुरू हुआ, 2 शब्दों के नाम रखे जाने शुरू हुए। कहीं कहीं गांव के नाम शुरू हो गए, जैसे आपका खन्ना, बादल, हुड्डा, चौटाला, बरनाला, तो वहां उन्होंने अपना नाम रख लिया, राम हुड्डा, राम खन्ना, राम चौटाला, राम बरनाला, इस तरीके से शुरू हो गया। कहीं कहीं कुमार, और भी अलग अलग तरीके से। कहीं कहीं पिता के नाम साथ जोड़ दिया, बेटे का नाम राम, पिता का नाम कृष्ण, तो रख दिया राम कृष्ण। इस तरीके से व्यवस्था शुरू हुई। लेकिन फिर बाद में एक व्यवस्था आई जिसको हम आज की डेट में बिल्कुल भूल चुके हैं, और वो है हमारी गोत्र व्यवस्था। गोत्र व्यवस्था इतनी शानदार थी, अगर हमने इसको आज भी अगर कंटिन्यू कर लिया होता तो बहुत सारी समस्याएं खत्म हो गई होती। आज की डेट में हम 10,000 जातियों और उपजातियों में बटे हुए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, अगर आप भारत को देखिए तो 10,000 से ज़्यादा जातियां और उपजातियां हैं, और सब बटे हुए हैं, और सब जातियों के आधार पर क्लैश हो रहा है। अगर हमने गोत्र व्यवस्था अपना लिया होता तो जाति का जहर अपने आप खत्म हो जाता। गोत्र व्यवस्था से 10,000 जो जातियों में हम बटे हुए हैं, हम 100 गोत्रों में जुड़ जाते। गोत्र व्यवस्था से जातिवाद भी खत्म हो जाएगा, गोत्र व्यवस्था से भाषावाद भी खत्म हो जाएगा, गोत्र व्यवस्था से क्षेत्रवाद भी खत्म हो जाएगा, गोत्र व्यवस्था से छुआछूत भी खत्म हो जाएगा, गोत्र व्यवस्था से अगड़े पिछड़े का भेद भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि गोत्र कॉमन होते हैं। जो हमारे ऋषि महर्षि थे, उनके आश्रम में जो भी आता था उसका वो गोत्र हो गया। यानी भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जो आया, चाहे वो ब्राह्मण आया, चाहे क्षत्रिय आया, चाहे वैश्य आया, चाहे दलित आया, उसका गोत्र हो गया भारद्वाज। महर्षि कश्यप के आश्रम में जो भी आया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, उसका हो गया गोत्र कश्यप। महर्षि गौतम के आश्रम में जो भी आया उसका हो गया गोत्र गौतम। और हर आश्रम से, प्रत्येक आश्रम से ब्राह्मण भी जुड़े थे, क्षत्रिय भी जुड़े थे, वैश्य भी जुड़े थे, दलित भी जुड़े थे, इसलिए गोत्र कॉमन हो गया। उदाहरण के लिए मैं अपना बता देता हूँ। मेरा गोत्र भारद्वाज है, मैं प्रयाग का रहने वाला हूँ। यहाँ ब्राह्मणों का गोत्र भारद्वाज है। आप आगे चले जाइए अयोध्या में, वहाँ क्षत्रियों का गोत्र भारद्वाज है। आप पश्चिम यूपी में आ जाइए, वहाँ पे जो जाट है उनका गोत्र भारद्वाज है। हरियाणा में चले जाइए, सैनियों का गोत्र भी भारद्वाज है। मध्य प्रदेश में चले जाइए, आपको यादव का गोत्र भारद्वाज मिलेगा। आप रायपुर चले जाइए, बिलासपुर चले जाइए, वहाँ पटेलों का गोत्र भारद्वाज मिलेगा। तो भारद्वाज गोत्र एक है, जातियाँ अनेक, गोत्र एक। इसलिए मैं कहता हूँ जाति समाज को तोड़ती है और गोत्र समाज को जोड़ता है। ये जो 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले जो टाइटल शुरू हुए, उसका एक इतिहास है। जिनको 2 वेद आता था द्विवेदी, जिनको 3 वेद आता था त्रिवेदी, जिनको 4 वेद आता था चतुर्वेदी, जो यज्ञ कराते थे वो यज्ञसेनी, जो अग्निहोत्र कराते थे वो अग्निहोत्री। ये व्यवस्था शुरू हो गई। फिर कर्म के आधार पे लोहार, कुम्हार, नाई, धोबी, कपड़ा धोने वाला धोबी,
बाल बनाने वाला नाई, लकड़ी का काम करने वाला अपना लोहार हो गया, जो लोहे का काम कर रहा था वो लोहार हो गया। इस तरीके से कर्म के आधार पे हमारे यहाँ व्यवस्था शुरू हुई। ये जो वर्तमान जाति व्यवस्था जो जन्म के आधार पे है, ये मात्र 1500 साल पुरानी है। क्रिश्चियनिटी के बाद कास्ट सिस्टम शुरू हुआ है, अब से 1500 साल पहले। उसके पहले ये व्यवस्था थी नहीं। तो अगर हम वास्तव में सामाजिक समरसता चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रोटी बेटी का रिश्ता सब में हो, हम चाहते हैं जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, पंथवाद खत्म हो जाए, हम चाहते हैं जो संविधान का उद्देश्य है फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, ये पूरा हो जाए, तो हमें गोत्र व्यवस्था पे जाना पड़ेगा। क्यों? पहली बात, अभी हम 10,000 जातियों में बटे हुए हैं, हम 100 गोत्रों में जुड़ जाएंगे। आपसी संबंध बनाना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी हम 10,000 जातियों में से अपनी एक जाति को ढूंढते हैं, उसमें रिश्ता करने की कोशिश करते हैं। ऐसे क्या होगा, 100 गोत्रों में से केवल एक गोत्र में विवाह नहीं करना, अपने वाले गोत्र में, बाकी 99 गोत्र खुले हुए हैं। और सबसे आसान हो जाएगा घर वापसी कराना। अभी जिनको पता भी है कि उनके पूर्वज क्षत्रिय थे, अगर वो वापस क्षत्रिय बनना चाहते तो वहाँ के क्षत्रिय उनको स्वीकार नहीं कर रहे। जिनको पता है कि उनके पूर्वज यादव थे, उनके पूर्वज पटेल थे, उनके पूर्वज लोहार थे, उनके पूर्वज धोबी थे, वो वापस भी आना चाहते हैं, तो भी वहाँ के जो लोकल पटेल हैं, धोबी हैं, या यादव हैं, या क्षत्रिय हैं, वो वापस लेना नहीं चाहते। ये जाति व्यवस्था की ये खामी है। अगर गोत्र व्यवस्था शुरू हो जाए तो गोत्र पे किसी का कॉपीराइट है नहीं। भाई जातियों के ऊपर तो कॉपीराइट है, भैया हम यादव हैं तो हम दूसरे लोगों को घर वापसी करा के यादव में नहीं लेंगे, लेकिन गोत्र व्यवस्था में किसी का कॉपीराइट नहीं। क्यों? क्योंकि गोत्र यूनिवर्सल है। गोत्र पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सबका कॉमन है। गोत्र ब्राह्मण का भी है, क्षत्रिय का भी है, वैश्य का भी है, दलित का भी है। चाहे वो भारद्वाज गोत्र हो, चाहे वो अत्रेय गोत्र हो, चाहे अगस्त्य हो, चाहे लोमस है, चाहे वो गोभिला है, चाहे जमदग्नि है, चाहे कड़ाद है, चाहे पराशर है, चाहे दत्तात्रेय है, चाहे अंगिरस है, चाहे सुनक है, चाहे गौतम है, चाहे भृगु है, चाहे भरूची है, चाहे व्यास है। ये जितने भी गोत्र हैं ना, ये कॉमन गोत्र होते हैं। ब्राह्मण के भी यही गोत्र होते हैं, वही क्षत्रियों के भी गोत्र होते हैं, वही वैश्यों के भी होते हैं, वही दलितों के भी होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि घर वापसी आसान हो जाए, हम चाहते हैं आपस में सामाजिक समरसता बढ़े, अब हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारे बच्चे घर में हो रहे हैं, उनका जाति लिखने की बजाय हमें उनके गोत्र अपना गोत्र उनके नाम के साथ रखना चाहिए। और एक मैं और आग्रह करूँगा अपने मठ मंदिर के पुजारियों से, आपके यहाँ जो लोग आते हैं अपने क्षेत्र में पता करिए कि उन लोगों को अपना गोत्र का ज्ञान है कि नहीं है। जिनको गोत्र नहीं पता, उसका एक यूनिफॉर्म गोत्र बनाया गया था, कश्यप। ये शंकराचार्य जी ने व्यवस्था दिया था कि जिन लोगों को गोत्र पता है उनका गोत्र तो ठीक है, जिनको नहीं पता उनका गोत्र कश्यप माना जाएगा। और घर वापसी कराने वाले, जो घर वापसी करना चाहते हैं, उनको एक बड़ी दिक्कत आ रही है, उनका गोत्र क्या होगा, उनकी जाति क्या होगी। तो जाति भूल जाए, हाँ गोत्र पता चल जाए तो गोत्र लगाना शुरू कर दें। जो उनकी कुछ भी जाति थी, लेकिन घर वापसी करने के बाद आराम से वो गोत्र लगा सकते हैं, और गोत्र लगाने के बाद उनकी स्वीकार्यता भी बढ़ जाएगी, और छुआछूत की कोई जो भावना होगी वो भी खत्म हो जाएगी।